नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से नवाजी गई सशक्त एवं लोकप्रिय लेखिका सुधा जुगरान की लिखी हुई कहानी अंधेरे में खिलता गुलाब। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। उससे शिवांगी की मुलाकात बैंक में हुई थी, अपने डेबिट कार्ड में आ रही परेशानी को ठीक करवाने के दौरान। वो डेबिट कार्ड से कोई भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पा रही थी। बैंक से ओटीपी के मैसेज नहीं आ रहे थे। परेशान सी वो बैंक पहुंची। पूछताछ कर पता चला कि इस तरह की परेशानी को 17 नंबर वाले सीनियर मैनेजर मिस्टर ऋत्विक देखेंगे। अपनी परेशानी लेकर वहां पहुंची तो 17 नंबर सीट पर एक थोड़ा गदबदा, गोरा, सुंदर सा लड़का काला चश्मा लगाए कंप्यूटर पर काम कर रहा था। 2-3 लोग काउंटर के सामने खड़े थे। वो उनसे पूछकर उनकी परेशानी का निदान कर रहा था। अंदर इतना काला चश्मा लगाए देख उसे कुछ अटपटा तो लगा, लेकिन ध्यान फिर भी अपने काम पर अधिक था। वो ऋत्विक के खाली होने का इंतज़ार करने लगी। वो खाली हुआ, लेकिन उसे कंप्यूटर से उलझे देखकर वो कुछ बोलने को सोच ही रही थी कि उसी ने पूछ लिया, कहिए क्या परेशानी है? मेरा डेबिट कार्ड काम नहीं कर रहा है। ठीक है मैम, आप इधर बैठिए। वो एक स्टूल उसकी तरफ खिसकाता हुआ बोला, अब जो डिटेल पूछूं बताते जाइए। वो कभी कार्ड नंबर, कभी अकाउंट नंबर पूछ रहा था और कंप्यूटर पर कुछ करता जा रहा था। उसका मोबाइल व कंप्यूटर से लगातार कुछ साउंड आ रही थी। वो क्योंकि उसके बगल में बैठी थी और वो सीधा बैठा कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहा था, इसलिए उसकी नज़र काले चश्मे के अंदर से होती हुई उसकी आंखों तक चली गई। मिस्टर ऋत्विक ब्लाइंड था। शिवांगी सिहर कर प्रस्तर प्रतिमा बन उसे थोड़ी देर अपलक निहारती रह गई। ऋत्विक के कंप्यूटर व मोबाइल पर स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर का उपयोग हो रहा था, जो ब्लाइंड लोगों के लिए होता है, जैसे उनकी पुस्तकें ब्रेल लिपि में होती हैं। क्या हुआ मैम? ऋत्विक मुस्कुराता हुआ पूछ रहा था। नहीं, कुछ नहीं, वो हड़बड़ा गई। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, पर लगता है आपका ध्यान कहीं और है। उससे जवाब देते न बना। क्या बताए कहाँ खो गई थी वो? अपने मन के अंधेरे में गुम हो गई थी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आप बैंक के रीजनल ऑफिस में चले जाइए। वहाँ मैं मिस लतिका जी को फ़ोन कर देता हूँ। आपकी ये समस्या वहीं से ठीक होगी। दरअसल बैंकों के मर्ज होने के कारण ये समस्या बहुतों को आ रही है। ठीक है। दूसरे दिन वो बैंक के रीजनल ऑफिस में पहुंच गई। मिस लतिका को ऋत्विक फ़ोन कर उसकी समस्या बता चुके थे, इसलिए वो उसका इंतज़ार कर रही थीं। लतिका ने अपने सामने बिठाकर उससे कई बार ऑनलाइन पेमेंट करवाया और कंप्यूटर पर चेक करती रही, लेकिन सफलता नहीं मिली। मैम, आप जब पेमेंट इनिशिएट करती हैं तो हिट होता है, लेकिन आपको ओटीपी नहीं जा पाता है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। आप घर जाकर कोशिश कीजिए, लेकिन जब भी करें स्क्रीनशॉट्स ज़रूर लेकर मुझे भेज दें, ताकि मुझे फॉल्ट पता चलता रहे। 1-2 दिन में आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है, कहकर वो अपने पीजी हॉस्टल वापस आ गई। नई नई नौकरी थी। बीएससी के बाद उसने ओएनजीसी में इस पोस्ट के लिए प्रतियोगी परीक्षा दी थी और सेलेक्ट हो गई थी। थक कर कुर्सी पर ढेर होती शिवांगी सोच रही थी, आज तो उसने अपने इस काम के लिए छुट्टी ले ली थी, लेकिन रोज़ तो ऐसा नहीं कर सकती। अनाथालय में होश संभालती शिवांगी जब दुनिया को अपनी नज़रों से नापने तौलने लायक हुई तो समझ गई कि इस संसार में खून के रिश्तों का उसके लिए कोई मतलब नहीं है। जो भी रिश्ते इस नश्वर संसार से बने वे सब अनाथालय ने ही दिए। केदारनाथ आपदा में अपनों से बिछड़ी शिवांगी तब इतनी छोटी भी न थी कि उसे बिल्कुल भी कुछ याद ना हो, लेकिन वो याद करना नहीं चाहती। अपनी आंखों के सामने उस गर्जन तर्जन में काल के गाल में समाते लुप्त होते अपने माता पिता व छोटे भाई को उसने अपनी आंखों से देखा था। उसे एक अनाथ उम्र देने के लिए ही शायद विधि ने उसे उम्र दराज की थी। उस भयानक आपदा के उन बचे हुए लोगों में जिनको लेने या ढूंढने कोई नहीं आया था, वो भी एक थी। उसके साथ उससे छोटी व उससे बड़ी उम्र की लड़कियां व लड़के भी उस अनाथालय की संख्या बढ़ाने आ गए थे। आपदा से बचकर आए बच्चे अजीब सी मानसिक यंत्रणा में फंस गए थे। जो अधिक छोटे थे वे अपनों के लिए रोते, उसके जैसी उम्र वाले त्रासदी को याद कर डर से सिहर कर रोते। बहुत समय लगा था उस मंजर को भुलाने में।
बस एक उसकी कुशाग्र बुद्धि को आपदा न लील पाई, और जब उसने स्कूल में पढ़ना शुरू किया तो सभी उसकी बुद्धि की तीव्रता से दंग रह गए। उन्हीं दिनों एक सज्जन साल में 2 बार अनाथालय आते और कुछ धन दे जाते। उनका युवा बेटा कम उम्र में काल कवलित हो चुका था, जिसकी याद में वे अनाथालय के बच्चों पर अपना स्नेह इस रूप में लुटाते थे। उसी दौरान उन्होंने एक दिन अनाथालय के मैनेजर से अपनी ये इच्छा व्यक्त की कि वे एक अच्छे पढ़ने वाले बच्चे की शिक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। विशेषकर अगर वो बेटी हो तो उन्हें अधिक खुशी होगी। मेरे बेटे के नाम पर किसी अनाथ बच्ची का जीवन संवर जाएगा। तब मैनेजर अंकल ने उन्हें शिवांगी का नाम सुझाया था। बहुत ही होनहार बच्ची है। केदारनाथ आपदा में अनाथ होने वाले बच्चों में वो भी थी। किसी अच्छे घर की बच्ची लगती है। बहुत ही संस्कारी और मेहनती बच्ची है। अगर आप उसकी शिक्षा का जिम्मा ले सकें तो मुझे व्यक्तिगत रूप से खुशी होगी। बस उसी दिन से शिवांगी तिवारी अंकल की मुँह बोली बेटी बन गई। तिवारी जी ने उसकी शिक्षा की ही नहीं अपितु सभी ज़रूरतों की जिम्मेदारी ले ली। लेकिन शिवांगी के भाग्य ने एक बार फिर उसे अंगूठा दिखा दिया। वो बीएससी फाइनल में थी कि तिवारी जी की हृदय गति रुकने से देहांत हो गया। अभी तक दूर से ही सही, लेकिन तिवारी जी की छत्र छाया का रक्षा कवच उसकी रक्षा अनाथालय के अंदर भी करता था। लेकिन अब युवा व खूबसूरत शिवांगी को बदलते माहौल का जायज़ा लेने में देर न लगी। उसने निश्चय कर लिया बीएससी के बाद जैसे भी हो उसे नौकरी चाहिए, जिससे वो इस जगह से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर बन सके। किस्मत से वो इस प्रतियोगी परीक्षा में सेलेक्ट होकर देहरादून आ गई थी और पीजी हॉस्टल में रहने लगी। उसे अभी नौकरी करते हुए मात्र 6 महीने ही हुए थे, लेकिन अचानक उसके डेबिट कार्ड के इस्तेमाल में परेशानी आने लगी और उसकी मुलाकात ऋत्विक से हो गई। कुर्सी पर लस्त पस्त लटकी शिवानी के जहन में इस समय ऋत्विक का मुस्कुराता हुआ चेहरा तैर रहा था। एकदम सहज बातचीत, लग ही नहीं रहा था कि वो सामने खड़े लोगों को अलग अलग नहीं देख पा रहा है। अद्भुत! अगर उसने खुद नहीं परखा होता तो उसे विश्वास नहीं होता। एकाएक उसे ऋत्विक के प्रति उत्सुकता जग गई। उसका दिल किया उसके बारे में जाने, उसके घर परिवार के बारे में जाने, और ये भी कि वो अपनी दिनचर्या में आने वाली चुनौतियों को कैसे पूरा करता है। वो 1-2 दिन अपने डेबिट कार्ड को इस्तेमाल करने पर लगी रही और मिस लतिका से संपर्क बनाए रही। आखिर एक दिन उसके डेबिट कार्ड ने काम करना शुरू कर दिया। उसने चैन की सांस ली। फ़ोन पर लतिका जी को धन्यवाद कर वो लंच टाइम में ऋत्विक को धन्यवाद देने के बहाने मिलने चली गई। ऋत्विक अपने काम में व्यस्त था। पास जाकर उसने धीरे से हेलो कहा। सोचा देखें इतना बार बोलने से वो उसे पहचान पाता है या नहीं, लेकिन उसका हेलो सुनते ही निष्पाप सी मुस्कान उसके होठों पर बिखर गई। आइए मैम, आपका काम तो हो गया। लतिका जी का फ़ोन आ गया था। वो अचंभित से उसे निहारती रह गई। कैसी हैं आप? उसे चुप देखकर वो आगे बोला। बिल्कुल ठीक हूँ, आपका धन्यवाद देने आई थी। मुझे धन्यवाद देने के लिए अपने घर कॉफ़ी पर आमंत्रित कीजिए, वो परिहास करने वाले अंदाज में बोला। वैसे इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा काम है। मैं तो वीनस पीजी हॉस्टल में रहती हूँ, घर होता तो ज़रूर बुलाती। वार्तालाप आगे बढ़ाती हुई वो बोली। अरे नहीं मैम, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। आप बैठिए, मैं आपको चाय पिलवाता हूँ। नहीं फिर कभी, वो हंस पड़ी। अभी तो लंच टाइम में ऑफिस से निकली हूँ, वापस पहुँचना है। ओके, फिर कॉफ़ी तो पक्की रही, घर ना सही बाहर ही सही। अपना फ़ोन नंबर बोलिएगा। जी बिल्कुल पक्की, वो फ़ोन नंबर देती हुई बोली। अजीब सी उत्सुकता हो आई थी उसे ऋत्विक में। अच्छी नौकरी और इतना व्यवहार कुशल लड़का देखने भर से ही किसी अच्छे घर परिवार का सा लगता है। आखिर उसकी निजी ज़िंदगी बिना आँखों के कैसे सांस लेती होगी? अंधेरे में ये गुलाब खिलता कैसे है? अगले दिन से अनजाने ही सही वो रोज़ उसके फ़ोन का इंतज़ार करने लगी, लेकिन पूरे 1 हफ्ते तक उसका कोई फ़ोन नहीं आया। रविवार को अलसाई सी लेटी थी। उसकी रूममेट इशिता का अपने बॉयफ्रेंड के साथ आउटिंग का प्रोग्राम था। वो तैयार हो रही थी। वो उसे तैयार होते देख रही थी, तभी फ़ोन की घंटी बज गई। शिवांगी ने स्क्रीन पर नज़र डाली। अननोन नंबर था। दिल ने कुछ कहा और उसने कुछ सुन लिया। फ़ोन अवश्य ही ऋत्विक का होगा, और उसका अनुमान सही था। हेलो शिवांगी जी। उसके हेलो के जवाब में चिर परिचित स्वर गूंजा। शिवांगी नहीं समझ पाई कि उसे इतनी प्रसन्नता क्यों हुई। सारा आलस से हवा हो गया। बदन में जैसे जल तरंग दौड़ गई। दिल हुआ बोले,
इतने दिनों से फ़ोन क्यों नहीं किया? लेकिन जवाब में सिर्फ गुड मॉर्निंग ही बोल पाई। सोच रहा था अगर आज आपको टाइम हो तो कॉफ़ी पीने का वादा निभा दिया जाए। जी। उसकी आवाज़ को अनाथालय की पृष्ठभूमि का संकोच जकड़ रहा था। किसी से इतना महत्व पाना उसके जीवन की पहली घटना थी। आपके पीजी हॉस्टल से 10-15 मिनट की दूरी पर एक कॉफ़ी शॉप है, अगर आप आना चाहें तो। इस बार वो कुछ संकोच से बोला। मैं पहुंच जाऊंगी, कहकर उसने फ़ोन ऑफ किया और फुर्ती से बिस्तर ठीक कर नहाने घुस गई। 5 मिनट में नहाकर आ गई और तैयार होने लगी। क्या बात है शिवांगी, तू तो बिस्तर से उठने को तैयार नहीं थी और कहाँ अब? इशिता उसे दुविधा व शंकाग्रस्त होकर देख रही थी। नहीं कुछ नहीं, शाम को मिलते हैं। वो बालों पर कंघी फेरती हुई बाहर निकल गई। बाहर निकलकर उसने ऑटो किया और कॉफ़ी शॉप पर पहुंच गई। ऋत्विक बाहर ही खड़ा था। औपचारिक मुलाकातों के बाद ये पहली अनौपचारिक मुलाकात थी। हालांकि दोनों के चेहरों पर गुलाब खिले थे, लेकिन इन खिले गुलाबों को नकारते दोनों कुछ और ही सोच रहे थे। शिवांगी सोच रही थी कि उसे तो मात्र सहानुभूति हो आई है बेचारे ऋत्विक से। जानना चाहती है आखिर ऐसे लोग अपनी दिनचर्या की साज संभाल किस प्रकार करते हैं, खुद कर लेते हैं या फिर उन्हें घर में हर पल दूसरे के हेल्प की ज़रूरत होती है। ऋत्विक सोच रहा था उसके अंधेरे कोने में पहली बार किसी ने मुस्कुराकर दस्तक दी है। वो जानता है कि ये मात्र इस भली लड़की की उसके प्रति धन्यवाद के वशीभूत हो आई सहानुभूति है, या फिर उसे उसका थोड़ा सा ही सही साथ भला लग रहा था। खुद को पूर्ण समझने की खुशफहमी हो रही थी। कॉफ़ी और कुछ खाने को ऑर्डर कर दोनों अब आमने सामने थे। जानना तो बहुत कुछ था, दोनों का ही तो एक अनजाना अतीत था, अंधेरा कोना था जिसके बारे में दोनों ही अनभिज्ञ थे। अपने बारे में कुछ बताइए, अपने घर परिवार के बारे में, आखिर ऋत्विक ने दोनों के बीच पसरी चुप्पी को समेटते हुए पूछा। क्षण भर के लिए शिवांगी सोच में पड़ गई। सोचा न था सबसे पहले इसी प्रश्न से सामना हो जाएगा। कुछ देर कांच की खिड़की से बाहर सड़क के रेलम पेल को निहारती रही। उसके अंदर भी तो एक बवंडर उठ रहा था इस प्रश्न के उत्तर में। एक लंबा अतीत, एक भयानक दृश्य तैर गया था। फिर शांत स्वर में बोली, मेरा कोई नहीं है। 2013 में आई केदारनाथ आपदा में सब कुछ खत्म हो गया था। अनाथालय में पलकर बड़ी हुई हूँ। एक सज्जन की मेहरबानी से अच्छी शिक्षा हासिल हो गई। आगे भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन अकस्मात उनका देहांत हो गया और मुझे बीएससी के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अभी ओएनजीसी में जॉब करती हूँ। उसने एक सांस में अपनी पूरी कहानी सुना दी। ओह, आई एम सॉरी, वो अफसोस के स्वर में बोला। किस बात के लिए? मुझे नहीं मालूम था आपके परिवार के बारे में। जवाब में वो चुप रही। कॉफ़ी आ गई। दोनों धीरे धीरे खाने पीने लगे। जानती है शिवांगी जी, मैं बचपन से ब्लाइंड नहीं था। संसार के समस्त रंग और खूबसूरती मैंने भी देखी थी। अरे, तो फिर ये सब कैसे, कब? शिवांगी कुछ दुख कुछ सहानुभूति से मायूस हो उसे निहारने लगी। मैं बहुत छोटा था, शायद 5 साल का या इससे भी कम का। माँ कहती हैं एकाएक आँख में प्रॉब्लम होने लगी। कुछ किस्मत कहें या लापरवाही, शुरू में समझ नहीं आया, इसलिए इलाज में देरी हो गई। जब तक ध्यान दिया गया, आँख का कैंसर रेटिनोब्लास्टोमा एडवांस स्टेज में पहुंचकर दूसरी आँख को भी अपनी चपेट में ले चुका था। पर जिंदगी बचाने के लिए आँखें ही निकलवानी पड़ी। सुनकर शिवांगी अंदर तक सिहर गई। वो इस पल ऋत्विक की न देख पाने की घुटन को महसूस कर रही थी। उसी महसूसने के फलस्वरूप वो पसीने से नहा गई थी। गुमसुम सी बैठी सोच रही थी, दुख ऋत्विक का बड़ा है या उसका, पता नहीं, पर वो कम से कम अपने आप में संपूर्ण तो है। उसका दुख समय के साथ कुछ तटस्थ सा हो चला है, लेकिन ऋत्विक के अंधेरे उसका पीछा कहाँ कभी छोड़ेंगे। क्या हुआ, आप एकदम खामोश हो गई? उसकी आवाज़ में फिर पहले वाली स्निग्धता थी। नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। मैं जानता हूँ आप क्या सोच रही हैं। क्या? वो आश्चर्य से बोली। यही कि मैं न देख पाने के कारण कितना घुटन महसूस करता होऊंगा, है ना? वो हड़बड़ा गई। उसकी सोच कैसे उस मायावी ने पकड़ ली थी?
दरअसल जब आंखें गईं तब इतनी अकल नहीं थी, बस रोता रहता था। माँ बहलाती रहती थी, डॉक्टर दवाई दे रहा है, ऑपरेशन किया है, थोड़े दिनों में तू देखने लगेगा। पापा गोद में लेकर इधर उधर घुमाते और बहलाने के चक्कर में भूल कर कहते, देखो ऋत्विक, कितने सारे पक्षी उड़ रहे हैं। फिर याद आ जाता, फिर भूल जाते। देखो ऋत्विक, उधर देखो, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, या ऐसा ही कुछ। मैं छटपटाता, मुझे कब दिखेगा। पापा कातर हो जाते, वे अनायासी क्या कर बैठते हैं। आखिर अंधे बच्चे को कोई क्या दिखाकर बहलाए। पापा के अंदर ये दुख पलता रहा और एक दिन वे सुबह उठे ही नहीं। माँ आर्तनाद करती रह गई, अंधेरे में डूबते उतरते बच्चे के साथ अकेले। जाने कैसे माँ ने जिंदगी के तब से अब तक के फासले तय किए, लेकिन उन्होंने मुझे कभी कुछ दिखाया नहीं, गलती से भी नहीं, बल्कि सुनाने लगी। संगीत, कविताएं, महापुरुषों की कहानियाँ, और मैं उसमें डूबने लगा। माँ बहुत अच्छा गाती थी, मैं भी गाने लगा। माँ ने मेरे लिए संगीत सीखने की व्यवस्था कर दी। मैं कविता माँ को सुनाता और माँ उन्हें लिपिबद्ध कर देती, उन्हें सुधारती और बाल पत्रिकाओं में भेज देती। फिर मुझे बताती, मेरे गाने के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने लगी, श्रोताओं के कमेंट्स पढ़कर सुनाती। माँ की कोशिशों से ही मैं टीवी के एक फेमस गीत संगीत प्रोग्राम में टॉप 15 तक पहुँचा था। मैं ब्लाइंड स्कूल में पढ़ रहा था, पढ़ने में अच्छा था। मैं बड़ा होने लगा, कविताओं व गीत संगीत की धुन पर खुद की कमी भूलने लगा। आँखों के अंधेरों ने मन और इंद्रिय के दूसरे उजालों को प्रखर कर दिया और मैं बढ़ता चला गया। अपनी दिनचर्या के कामों में आत्मनिर्भर बनने के लिए माँ ने हमेशा मुझे प्रेरित किया। वे मेरा संबल बनी, शक्ति बनी, लेकिन सहारा बनकर मुझे कमज़ोर नहीं होने दिया। आज मेरे पास सब कुछ है शिवांगी जी, अच्छी नौकरी, घर, हर तरह से आत्मनिर्भर हूँ, लेकिन नहीं है तो बस एक साथी जो बिल्कुल अपना सा हो, सच्चा हो, जिसके पास मेरे लिए आदर हो, प्यार हो, दया या सहानुभूति ना हो। बोलते बोलते ऋत्विक का स्वर हल्का सा भावुक हो गया था। माँ ने इस दिशा में कोशिश तो की ही होगी, समझ कर वो संकोच से बोली। बहुत की और कर भी रही हैं, लेकिन अब मैंने उन्हें मना कर दिया है। क्यों? क्योंकि गए बीते लोगों से भी ऐसे सवाल सुनने को मिलते हैं कि आत्मसम्मान तार तार हो जाता है, जैसे खुद से नहा लेते हो, खुद से खा लेते हो। ये बोलते हुए ऋत्विक का स्वर स्पष्ट रूप से भर्रा गया था। शिवांगी सोच रही थी कि अगर वो इस समय चश्मों के पीछे के ऋत्विक के उन अंधेरों में उतर पाती तो अवश्य भीग जाती। वो उस भीषण बरसात वाली लगभग अंधेरे प्रचंड दिन को सोच रही थी, जिस दिन हजारों लोग देखते ही देखते काल के गाल में समा गए थे। उसके सामने उसकी माँ पहले बही, उन्हें संभालने के लिए पिता बढ़े और शिवांगी का हाथ उनके हाथ से छूट गया। वो एक बड़े पत्थर की ओट में किनारे पर अटक गई। छोटू तो दिखा भी नहीं कहाँ गया। उसे भी कहाँ कुछ पता चला था। जब ठीक से होश में आई तो अनाथालय में खुद को पाया। उस दिन का मंजर जब भी आंखों के सामने घूमता है, वो जैसे होश खो देने वाली अवस्था में आ जाती है। वो उससे पहले का सब कुछ भूल चुकी है, कोई उसे ढूंढने भी नहीं आया था। चलें? ऋत्विक कह रहा था। आपका घर कितनी दूर है? अनायासी वो पूछ बैठी। प्लीज़ अब ये मत कहिएगा कि मैं घर छोड़ आती हूँ। वो हंसता हुआ उठ खड़ा हुआ। बिल्कुल नहीं, मैं तो सोच रही थी कि अगर मेरे हॉस्टल से होते हुए आप घर आ पाते तो मुझे हॉस्टल छोड़ देते। वो भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं, आप बहुत खूबसूरत हैं। वो शर्मा सी गई। लेकिन ये मत कहिएगा कि मैंने कैसे देखा। जी, ये भी नहीं पूछूंगी, क्योंकि जहाँ सुंदर तन होता है वहाँ सुंदर मन हो या ना हो, लेकिन जहाँ सुंदर मन होता है वहाँ सुंदर तन अवश्य होता है। सुनकर वो अंदर तक भीग गई। ऐसा रूई के फाहे सा किसी ने पहली बार ही तो सराहा था। चलिए, आपको छोड़ता हुआ निकल जाऊंगा। कहते हुए ऋत्विक ने अपनी स्टिक निकाली तो चेयर पीछे करते हुए हाथ से नीचे फिसल गई। वो उठाने को झुकी। रहने दीजिए, मैं अपने आप को संभालना जानता हूँ। किंकरते विमूढ़ सी वो खड़ी रह गई। ऋत्विक नीचे झुका, थोड़ा सा टटोल कर अपनी स्टिक उठा ली और चेयर पीछे खिसकाता हुआ बाहर चल दिया। वो पीछे पीछे चल दी। वो उस जगह पर खड़ा हो गया जहाँ पर ऑटो मिलने की संभावना थी। ऑटो, बस, कार, सबकी आवाज़ें वो बखूबी पहचान रहा था। आते हुए ऑटो की आवाज़ पहचान कर उसने रुकने का संकेत दिया। ऑटो वाले को अपना गंतव्य बताकर दोनों बैठ गए।
दोनों चुप थे, लेकिन दोनों के भीतर बहुत से सवाल जवाब घमासान मचा रहे थे। एक दूसरे के आसपास बैठे होने का एहसास अजीब सा रोमांच पैदा कर रहा था। ये अनुभूति दोनों के अंधेरे जीवन में नई सी रोशनी भर रही थी। ऑटो 10-15 मिनट में शिवांगी के हॉस्टल के सामने पहुंच गया। शिवांगी ने नीचे उतरकर कुछ कहना चाहा, तभी ऋत्विक बोल पड़ा, फिर कब मिलेंगी? वो हंस पड़ी। चाहती तो वो भी यही थी। बोली, जल्दी ही किसी दिन। ऋत्विक के चेहरे पर उजली सी हंसी बिखर गई। ऑटो चला गया। शिवांगी अपने हॉस्टल के गेट के अंदर घुस गई, लेकिन दोनों को लग रहा था जैसे बहुत कुछ वहीं कहीं एक दूसरे के पास छूट गया। पर जो छूटा था उसे ढूंढने का मन दोनों का ही नहीं था, विशेषकर ऋत्विक का। बार बार सोचता, आखिर एक अच्छी भली पढ़ी लिखी लड़की उसके अंधेरों को क्यों गले लगाएगी। उसके बाद काफ़ी दिन गुजर गए। ऋत्विक सोचता, पहली बार उसने फ़ोन किया था, अब अगर शिवांगी का मन होगा तो फ़ोन करेगी, वरना तो नाहक ही उधर कदम बढ़ाना है। कितनी बार दोनों फ़ोन उठाते, मिस्ड कॉल्स चेक करते, व्हाट्सएप पर ऑनलाइन स्टेटस चेक करते, एक दूसरे की प्रोफाइल पिक्चर को निहारते रहते, लेकिन फ़ोन करने की बात सोचकर हिम्मत जवाब दे जाती। शिवांगी का दिल कुछ और कहता और दिमाग कुछ और। दिल ऋत्विक की तरफ आकर्षित था, पहली बार को इतना अच्छा लगा था। दिमाग कहता, बहुत कोशिशों के बाद एक तरह के अंधेरों से निकलकर उसने जरा सी रोशनी अपने आंचल में भरी थी, अब फिर से कहीं ऐसा ना हो कि सहारा ढूंढते ढूंढते वो ऋत्विक का सहारा बनकर रह जाए। लेकिन जितना मन ऋत्विक से हटाने की कोशिश करती, बैरी मन उसकी गिरफ्त से छूटकर ऋत्विक से जा मिलता। उन्हें मिले 2 हफ्ते गुजर चुके थे। आज रविवार को इशिता गुनगुनाती हुई फिर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए तैयार हो रही थी और शिवांगी वैसी ही अलसाई सी बिस्तर पर पड़ी उसे निहार रही थी। तू क्यों ऐसे लेट लेट कर अपना रविवार खराब करती है? कहीं हो क्यों नहीं आती? इशिता बोली। किसके साथ जाऊं? तू तो हर रविवार को चल देती है। धत तेरे की। अरे मैं अपनी बात नहीं कर रही, उससे झगड़ा हो गया क्या? किससे? शिवांगी ने अनजान बनकर कहा। उसी से जिससे मिलने उस दिन भाग कर गई थी, जिसकी तस्वीर छिप छिप कर देखती है। तू सोचती है मुझे कुछ पता नहीं? कुछ समझ नहीं आता इशिता। उलझी सी शिवांगी उठकर गोद में तकिया लेकर बैठ गई। क्या समझ में नहीं आता? अगर उचित समझे तो मुझसे शेयर कर सकती है। आज तो शिवांगी का भी सब कुछ कह देने का मन हो रहा था। उसने ऋत्विक से पहली मुलाकात से लेकर सारी बातें कह दी। काम के सिलसिले में मिली थी इशिता। पहले कुछ दया का ही भाव जागा था, पर सोचा ना था कि दिल इस कदर उलझ जाएगा। मतलब मामला गंभीर है। पता नहीं, लेकिन उसका भी फ़ोन नहीं आया तो खुद को किसी तरफ भी नहीं समझा पा रही हूँ। शिवांगी, अगर वो तुझे अच्छा लगता है तो उसमें जो कमी है वही कल तेरी ताकत बन सकती है। जानती हूँ ऋत्विक मेरी कद्र करेगा, जिसकी मुझे ज़रूरत है, जो शायद मुझे कोई दूसरा ना दे पाए। बस यही कहना चाहती हूँ। असल जीवन कोई काल्पनिक कहानी नहीं होती, बहुत सारे समझौतों का नाम ही तो ज़िंदगी है। जब से ऋत्विक से मिली हूँ यही सोच रही हूँ इशिता, पता नहीं क्या ठीक रहेगा और क्या नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा तो दिल की सुन और दिमाग को उसका साथ देने दे, दोनों मिलकर अच्छा सोचेंगे। अच्छा? शिवांगी मुस्कुरा गई। लेकिन उसका फ़ोन भी तो नहीं आया। आएगा बेबी, आएगा। इतनी उतावली क्यों होती हो? तभी शिवांगी का मोबाइल बज गया। स्क्रीन पर ऋत्विक का नाम चमक रहा था। शिवांगी देखती रह गई। अरे उठाना। इशिता ने फ़ोन ऑन कर शिवांगी के हाथ में दे दिया। शिवांगी ने यंत्रवत कान लगा दिया। हेलो, आज मेरे घर लंच पर आना पसंद करेंगी? माँ बुला रही हैं, वो संकोच से कह रहा था और शिवांगी उसकी आवाज़ की मुग्धता में डूब रही थी। हाँ, बड़ी मुश्किल से वो बस इतना ही बोली। ठीक है, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है। उसके गाल अनायासी आरक्त हो उठे, बिना कारण, जैसे ससुराल जाने का आमंत्रण मिला हो। अरे ऐसा भी क्या कह दिया उसने कि बिना श्रृंगार के दुल्हन बन बैठी? इशिता खिलखिलाकर हंस पड़ी। चल हट, दुष्ट कहीं की, कहकर वो तेजी से बिस्तर ठीक कर नहाने घुस गई। थोड़ी देर बाद वो इशिता के मीठे तंजों से जान छुड़ा सड़क पर ऑटो का इंतज़ार कर रही थी। आज तो तैयार होने में तूने अपनी जान ही निकाल दी। इशिता उसको होठों पर लिपस्टिक लगाते देखकर बोली थी और वो हंसती उसे धकियाते बाहर भाग गई थी।
ऋत्विक के घर पहुंची तो बाहर ही खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। आइए, कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको? उसके चेहरे पर वही स्निग्ध मुस्कान थी। अभी वो कुछ बोलती कि ऋत्विक की माँ अंदर से आ गईं। परिचय की आवश्यकता नहीं पड़ी। माँ ने उसे देखते ही गले से लगा लिया। उनकी ममता की बाहों में बंधी शिवांगी को लगा उसकी मंजिल यहीं कहीं करीब है, उसे अब नहीं भटकना है। लगभग 2 घंटे शिवांगी ऋत्विक के घर पर रही और उस घर को अपना घर कहने का एहसास उसके मन में रच बस चुका था। लेकिन ऋत्विक या उसकी माँ ने उससे ऐसी कोई बात नहीं की। जाने को हुई तो माँ बस इतना ही बोली, शिवांगी, इस घर को अपना घर समझकर आओगी तो मुझे अत्यधिक खुशी होगी। जवाब में वो उनके गले लग गई। बाहर पोर्टिको में कार खड़ी थी। शिवांगी सोच रही थी इसे चलाता कौन होगा। तभी कार के पास से गुजरते ऋत्विक की स्टिक छिटक कर नीचे गिर गई। आज ऋत्विक ने उठाने की कोशिश नहीं की। आखिर शिवांगी ने स्टिक उठाकर हाथ में दे दी। दिल तो करता है कहूँ कि मेरी स्टिक कई बार गिर जाती है, इसे उठाने के लिए आ जाइए हमेशा के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं होती। ये कार अभी तक मेरी माँ चलाती है। चाहता हूँ कि आप इसके स्टीयरिंग पर बैठिए और मेरी ज़िंदगी व इस घर का स्टीयरिंग भी अपने हाथ में रखिए। हर कदम पर आपके साथ रहूँगा, कदम नहीं लड़खड़ाएंगे कभी। तो क्यों नहीं करते हिम्मत, कह दीजिए ना, मैं भी सुनना चाहती हूँ। बोलते हुए शिवांगी का स्वर हल्का सा भावुक हो गया था। ऋत्विक ने अपने दोनों हाथों से शिवांगी के दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए। दोनों के गालों पर ढेर सारे गुलाब खिलखिला रहे थे। स्टिक उसके हाथ से फिर छूट गई थी, जिसे उठाने की कोशिश दोनों ने ही नहीं की थी। अभी आप सुन रहे थे सुधा जुगरान जी की लिखी हुई एक प्रेम कहानी, अंधेरे में खिलता गुलाब। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी लाइक करिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया हो या चैनल पर पहली बार आए हों तो आपसे अनुरोध है कि चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।